नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने समझा सोक्रेटिक के हिसाब से हमें यह जरूर पता होना चाहिए लाइफ का पर्पस क्या है, अच्छी लाइफ कैसे जी जाती है, और अच्छी लाइफ जीने के लिए लाइफ की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए सोक्रेटिस के द्वारा दी गई थी थ्योरी ऑफ नॉलेज। देखो, दो टर्म्स हैं। डायलैक्टिक्स का मतलब आपको पता है, तीसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लॉजिकल रीजनिंग या फिर डिबेट। आपको याद होगा थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, वो हमने डिटेल से डिस्कस किया था तीसरे लेक्चर में। एक और टर्म है रिटोरिक। आप बताइए, रिटोरिक शब्द का जो इस्तेमाल है हम नेगेटिव वे में करते हैं या फिर पॉजिटिव वे में करते हैं? जब किसी पॉलिटिशियन की स्पीच के बारे में डिस्कशन चल रही होती है तो आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी, उस पॉलिटिशियन की स्पीच में सिर्फ रिटोरिक है, सब्सटेंस नहीं है। रिटोरिक देखो, ये स्किल ऑफ ओरेटरी है। रिटोरिक का इस्तेमाल किया जाता है पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करने के लिए, यानी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कांग्रेस कहती है कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास। ये रिटोरिक है, ये सब्सटेंस है, ये रिटोरिक है, क्योंकि देखो फैक्ट्स नहीं हैं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। इन स्लोगन्स का, इन नारों का मकसद है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करना, यानी लोगों को अट्रैक्ट करना ताकि वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट दें। शाम को टीवी डिबेट्स होती हैं, क्या उनमें सब्सटेंस होता है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिटोरिक होता है। तो देखो, सोक्रेटिस के हिसाब से हम काफ़ी बार बिलीव्स और ओपिनियंस को नॉलेज मान लेते हैं, लेकिन वो नॉलेज नहीं होती, वो सिर्फ रिटोरिक होता है। असली नॉलेज प्राप्त की जा सकती है डायलैक्टिक्स की सहायता से। सोक्रेटिस क्या किया करते थे? अपने शिष्यों से क्वेश्चन पूछा करते थे। हाँ भाई बताओ, आपके हिसाब से व्हाट इज जस्ट, जस्टिस क्या है? आपके हिसाब से लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए? शिष्य कुछ जवाब देता था, सोक्रेटिस अपना आर्ग्यूमेंट देते थे, फिर उसके बाद दोबारा से शिष्य अपना जवाब देता था। तो आगे इस प्रकार से सीक्वेंस चलता रहता डायलॉग्स का। यानी सोक्रेटिस कोशिश करते थे जिसको वो नॉलेज देना चाहते हैं उससे नॉलेज को एक्सट्रैक्ट किया जाए, उससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाए, और जो वो आंसर देता है उसके जवाब में फिर से क्वेश्चन पूछा जाए। अगर इस प्रकार से डायलॉग होंगे तो उसी पर्सन से रियल नॉलेज को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ये जो नॉलेज होगी वो होगी रियल नॉलेज। ये नॉलेज बहुत ज़्यादा प्योर नॉलेज होगी, रिफाइंड नॉलेज होगी। सोक्रेटिस ये भी कहा करते थे डायलैक्टिक्स की सहायता से जो नॉलेज प्राप्त की जाती है वो वास्तव में परमानेंट नॉलेज है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया सोक्रेटिस के हिसाब से रियल नॉलेज क्या है। अब मैं आपको ये बताता हूँ सोक्रेटिस किस कंटेक्स्ट में या फिर किन सर्कमस्टांसिस में अपनी थ्योरी ऑफ नॉलेज देते हैं। देखो, एंशिएंट ग्रीस में दो स्कूल्स ऑफ थॉट हुआ करते थे। पहला सोफिस्ट स्कूल ऑफ थॉट और दूसरा सोक्रेटिक स्कूल ऑफ थॉट। देखो, सोक्रेटिक स्कूल ऑफ थॉट में वो पर्सन्स आते थे जो कि सोक्रेटिस के विचारों को फॉलो करते थे, जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल। इस स्कूल के लोगों का ये मानना था एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर लोग ही एजुकेशन को एक्सेस कर सकें, गरीब लोगों के लिए भी एजुकेशन एक्सेसिबल होनी चाहिए। सोक्रेटिक स्कूल ऑफ थॉट के लोग डायलैक्टिक में बिलीव करते थे, यानी डायलॉग्स में। वो अपने शिष्यों को इस प्रकार से पढ़ाते थे कि शिष्यों के बीच और गुरु के बीच एक डायलॉग होना चाहिए, डायलैक्टिक्स होना चाहिए। डायलैक्टिक्स की सहायता से किसी से भी रियल नॉलेज को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और पहला स्कूल ऑफ थॉट था सोफिस्ट। सोफिस्ट देखो, किसी पर्सन का नाम नहीं था। सोफोस का मतलब हुआ करता था वाइज मैन। सोफिस्ट पॉलिटिकल टीचर्स थे, प्रोफेशनल टीचर्स थे। इनका काम था एजुकेशन देना उन पर्सन्स को जो पॉलिटिक्स में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में अपना करियर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और ये एजुकेशन के लिए पैसे लिया करते थे। मतलब फ्री में एजुकेशन देने में बिलीव नहीं करते थे सोफिस्ट स्कूल के लोग। ये पैसे लेके एजुकेशन दिया करते थे उन लोगों को जो पॉलिटिक्स में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में अपना करियर इस्टेब्लिश करना चाहते थे। सोफिस्ट देखो सिर्फ एलीट क्लास के लोगों को एजुकेशन देते थे। क्यों? क्योंकि सिर्फ एलीट क्लास के लोग ही पैसा दे पाते थे सोफिस्ट लोगों को। गरीब लोग तो पैसा दे नहीं पाते थे, इसलिए सोफिस्ट गरीब लोगों को एजुकेशन नहीं देना चाहते थे। देखो, इन दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट के बीच काफ़ी राइवलरी रहती थी। फॉर एग्जाम्पल, आज के समय में जैसे बीजेपी और कांग्रेस हैं, उसी प्रकार से उस समय सोफिस्ट और सोक्रेटिस स्कूल्स ऑफ थॉट हुआ करते थे। सोक्रेटिस का यह मानना था कि सोफिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है वो अपने स्टूडेंट्स को वो पढ़ाता है जो वो सुनना चाहते हैं, और अपने
प्रोफेशन के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं सोफिस्ट वाले। क्यों? क्योंकि उन्हें सही नॉलेज स्टूडेंट्स को देनी चाहिए, जबकि सोफिस्ट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को सही नॉलेज नहीं देते। वो सिर्फ उन्हें वही बताते हैं जो स्टूडेंट्स सुनना चाहते हैं। स्टूडेंट्स क्या सुनना चाहते हैं? स्टूडेंट्स सुनना चाहते हैं पॉलिटिक्स में कैसे नाम कमाया जा सकता है, कैसे पैसा कमाया जा सकता है। सोक्रेटिस के अनुसार अगर रूलिंग क्लास पावर के पीछे भागेगी, पैसे के पीछे भागेगी, ना सिर्फ वो अपना जीवन खराब करेंगे बल्कि बाकी लोगों का जीवन भी खराब करेंगे। सोक्रेटिस के अनुसार देखो, पैसा जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर दो। पैसे की प्रायोरिटी जो है लाइफ के प्रिंसिपल्स, लाइफ की वैल्यूज या फिर लाइफ के आइडियल से ज़्यादा नहीं है। तो देखो, सोक्रेटिस ने उस समय प्रिविलेंट प्रैक्टिसेस को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। सोक्रेटिस का कहना था, मैं स्टेट की बात क्यों सुनूं, मैं अपनी कंसाइंस की बात सुनूंगा। तो रूलिंग क्लास को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। रूलिंग क्लास ने आरोप लगाया सोक्रेटिस पे कि आप स्टेट जिस भगवान को मानता है, जिस गॉड को मानता है, आप उस गॉड को नहीं मानते, आप यूथ के माइंड को करप्ट कर रहे हो। और जहर देके सोक्रेटिस को मार दिया गया। सोक्रेटिस के पास देखो वैसे रास्ता था भागने का, लेकिन सोक्रेटिस भागे नहीं। उन्होंने अपनी लाइफ को कुर्बान कर दिया अपने प्रिंसिपल्स के लिए, यानी प्रिंसिपल्स के लिए लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया सोक्रेटिस ने। और जब सोक्रेटिस को जहर देके मारा गया था तो उस समय डेमोक्रेसी थी। देखो, आज जिस प्रकार का लोकतंत्र है उस प्रकार की डेमोक्रेसी तो नहीं थी, लेकिन काइंड ऑफ डेमोक्रेसी थी उस समय में भी जब सोक्रेटिस को जहर देके मारा गया था। आज तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, आपको पता है, होता है, सभी एडल्ट लोग वोट दे सकते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता। उस समय गिने चुने लोग ही वोट दे सकते थे। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से सोक्रेटिस के शिष्य प्लेटो डेमोक्रेसी से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। प्लेटो का मानना था डेमोक्रेसी सिर्फ एक मॉब रूल है, अनएजुकेटेड लोग रूल करते हैं डेमोक्रेसी में, और वो इमोशनल और स्टूपिड डिसीजंस लेते हैं, यानी रीजन पे आधारित डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं रूलिंग क्लास के द्वारा डेमोक्रेसी में। सोक्रेटिस, जिनको वर्ल्ड का सबसे बुद्धिमान पर्सन कहा गया है प्लेटो के द्वारा, ऐसे पर्सन के विचारों को सुनने के बजाय रूलिंग क्लास के द्वारा डेथ सेंटेंस दिया गया था सोक्रेटिस को। इसीलिए प्लेटो बहुत ज़्यादा नफरत करते थे डेमोक्रेसी से। तो आप कंटेक्स्ट समझ गए होंगे, यानी सर्कमस्टांसिस आप समझ गए होंगे किस कंटेक्स्ट में सोक्रेटिस के द्वारा थ्योरी ऑफ नॉलेज दी जाती है। सोफिस्ट के द्वारा यह कहा जाता है मनी और पावर दो ऐसी चीजें हैं जिनकी सहायता से अच्छी लाइफ व्यतीत की जा सकती है, लेकिन सोक्रेटिस इस चीज के खिलाफ थे। सोक्रेटिस डायलैक्टिक्स में एंगेज कर लेते थे उन लोगों को जो मनी और पावर की बात करते थे। सोक्रेटिस पूछा करते थे, अच्छा भाई आप बताओ, क्या बहुत ज़्यादा पैसा कमाने से रात को अच्छी नींद आती है? यानी अगर कोई ऑफिसर करप्ट हो तो क्या रात को अच्छी नींद आती है? तो सामने वाला जवाब देता था, नहीं, करप्शन करके रात को अच्छी नींद नहीं आती है। तो सोक्रेटिस फिर से कहा करते थे उस पर्सन को, अगर तुम रात को चैन से सो ही नहीं सकते तो आप बताइए वो लाइफ अच्छी लाइफ कैसे हुई? सोफिस्ट ये भी कहा करते थे अपना इंटरेस्ट यानी सेल्फ इंटरेस्ट सोसाइटी के इंटरेस्ट से ऊपर है। सोसाइटी जाए भाड़ में, हमारा इंटरेस्ट सर होना चाहिए। इस प्रकार की बातें सिखाया करते थे सोफिस्ट। लेकिन सोक्रेटिस का मानना था, अगर देखो कोई पर्सन सिर्फ अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देगा तो उस पर्सन की कोई सोशल लाइफ नहीं होगी। वो पर्सन पीस और हार्मनी में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। देखो, जहां पे आज के समय में नक्सलिज्म काफी ज्यादा है, ये वो एरिया है जहां कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज यानी असमानताएं काफी ज्यादा हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आदिवासियों पर अत्याचार करके उनका लैंड हड़प लिया। तो देखो, जब कुछ लोगों ने अपने अपने इंटरेस्ट पर फोकस किया, सोसाइटी के इंटरेस्ट पर फोकस नहीं किया, तो उसका भी एक रीजन है कि नक्सलिज्म पनपा कुछ क्षेत्रों में। तो अब आप बताइए, अमीर लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में क्या चैन से सो पा रहे हैं? चैन की जिंदगी वो वहां पे व्यतीत कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। कहने का एसेंस ये है, आपके जो इंटरेस्ट हैं वो सोसाइटी के इंटरेस्ट के साथ जुड़े हैं। बल्कि सोक्रेटिस स्कूल के जो पर्सन्स थे, फॉर एग्जाम्पल प्लेटो, एरिस्टोटल, ये तो कहा करते थे सोसाइटी काफी ऊपर है इंडिविजुअल से। उस समय सोसाइटी का मतलब स्टेट था, मतलब सोसाइटी में और स्टेट में कोई डिफरेंस नहीं था। प्लेटो, एरिस्टोटल का कहना था इंडिविजुअल इंटरेस्ट बाद में आते हैं, सोसाइटी के इंटरेस्ट या फिर स्टेट के इंटरेस्ट पहले आते हैं।
तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया, सोक्रेटिस इस बात से कतई सहमत नहीं थे अच्छी लाइफ यानी गुड लाइफ इज अबाउट पैसा और पावर। क्वेश्चन ये उठता है, सोक्रेटिस का क्या कहना था, यानी उन्होंने अपनी क्या थ्योरी दी, अच्छी लाइफ की नॉलेज कहां से प्राप्त की जा सकती है। सोक्रेटिस ने कहा, देखो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, अच्छी लाइफ की नॉलेज आपके अंदर ही है। सोक्रेटिस का यह मानना था सोल यानी आत्मा सबसे बेस्ट गाइड है। फॉर एग्जाम्पल महात्मा बुद्ध ने देखो काफी समय तक मेडिटेशन की यानी ध्यान लगाया, और जब उनकी सोल इनलाइटन हो गई, मतलब जब बुद्धा को इनलाइटमेंट हासिल हो गई, वो नॉलेजेबल पर्सन बन गए। आपने वैसे नॉर्मल शब्दावली में सुना भी होगा, जब कोई गलत काम करता है तो उसके बारे में लोग कहते हैं उसकी आत्मा मर गई है, वो गलत काम कर रहा है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, सोक्रेटिस का कहना था सोल की इनलाइटमेंट यानी जैसे बुद्धा के सोल की इनलाइटमेंट हो गई थी, वैसे ही किसी भी पर्सन के सोल की इनलाइटमेंट हो सकती है डायलैक्टिक्स की सहायता से यानी लॉजिकल रीजनिंग की सहायता से। सोक्रेटिस ये भी कहते हैं किसी टीचर का काम अपने डिसिपल्स को यानी शिष्यों को सीधा सीधा सच बताना नहीं है, हाँ भाई मैं आपको बता रहा हूं लाइफ असल में ये है, नहीं। टीचर का काम है स्टूडेंट्स के साथ एंगेज करना, यानी टीचर का काम है स्टूडेंट्स के साथ डायलैक्टिक्स के मेथड को अपनाना। फॉर एग्जाम्पल सोक्रेटिस अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा करते थे। सोक्रेटिस कहा करते थे मैं आपसे ही रियल नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करवा लूंगा, यानी नॉलेज के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपसे ही नॉलेज निकलवा लूंगा। जब देखो किसी पर्सन की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाए, वो अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सके, वो अपनी सोल की वॉइस को सुन सके, इसका मतलब उस पर्सन की सोल अब इनलाइटन हो गई है, यानी उस पर्सन को पता लग गया है अब असली लाइफ है क्या, अब वो पर्सन असली लाइफ जी सकता है। यानी असली नॉलेज सोल में है, आत्मा में है। और सोल को कैसे समझा जाए, सोल को समझा जा सकता है डायलैक्टिक्स की सहायता से, क्वेश्चन पूछ पूछ के, लॉजिकल रीजनिंग की सहायता से, आर्ग्यूमेंट्स की सहायता से। देखो गांधी के बारे में कहा जाता है कि उनकी सोल भी काफ़ी हद तक इनलाइटन थी, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स में कोई बहुत ज़्यादा पद नहीं लिया, और ऐसा भी नहीं कि वो मेटलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते थे। वो रोटी का एक टुकड़ा खाते थे, वो बोलते थे अगर मैं जरूरत से ज़्यादा खा रहा हूँ तो इसका मतलब किसी और का हक जा रहा है। इस प्रकार की बातें गांधी बोला करते थे। तो गांधी की सोल को भी बहुत से लोग इनलाइटेंड सोल कहते हैं। अब मैं आपको 30 सेकंड में सारा समराइज कर देता हूँ। देखो सोक्रेटिस ने कहा हर एक को पता होना चाहिए उसकी लाइफ का पर्पज़ क्या है, अच्छी लाइफ है क्या, यानी गुड लाइफ है क्या। गुड लाइफ के बारे में पता होने के लिए गुड लाइफ की नॉलेज होनी चाहिए। इस वजह से सोक्रेटिस के द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ नॉलेज, सोक्रेटिस ने उस समय जो प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसिस थी उसके हिसाब से कहा देखो पावर और पैसा ये अच्छी लाइफ नहीं है, अगर आपको अच्छी लाइफ की नॉलेज प्राप्त करनी है तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, आप सोल यानी आत्मा की सहायता से अच्छी लाइफ के बारे में नॉलेज प्राप्त कर सकते हो। और इसके लिए मेथड है डायलैक्टिक्स। डायलैक्टिक्स की सहायता से आप अपनी सोल को इनलाइटन कर सकते हो। जब आप अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन सको, इसका मतलब आपकी अब कैपेसिटी डेवलप हो गई है, आपको सही और बुरे की परख हो गई है, यानी आपको अच्छी लाइफ की नॉलेज प्राप्त हो गई है। तो ये मैंने आपके लिए समराइज कर दिया। अभी तक देखो हमने प्लेटो के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर ली, किन सर्कमस्टांसिस में प्लेटो अपनी थ्योरी देते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। सोक्रेटिस वैसे सीधा सीधा सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्लेटो की थ्योरीज को समझने के लिए सोक्रेटिस को समझना जरूरी था, और सोक्रेटिस के द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ नॉलेज को समझना जरूरी था, क्योंकि प्लेटो जो अपनी थ्योरी देते हैं, फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ आइडियाज, उसमें प्लेटो सोक्रेटिस के द्वारा दी गई थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे हम प्लेटो की कई सारी थ्योरीज को समझेंगे, फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ आइडियाज, उसके बाद समझेंगे जस्टिस, उसके बाद कम्युनिज्म, उसके बाद प्लेटो की एजुकेशन की थ्योरी, और सबसे लास्ट में प्लेटो की फिलोसफर किंग की थ्योरी। असेसमेंट समझेंगे उसके बाद, यानी प्लेटो ने जो ये सारी थ्योरीज दी हैं उनके बारे में वेरियस थिंकर्स का क्या कहना है। कोई थिंकर प्लेटो को फर्स्ट फासिस्ट कहता है, कोई थिंकर प्लेटो को फर्स्ट फेमिनिस्ट कहता है, कोई प्लेटो को फादर ऑफ कम्युनिज्म भी कहता है। इसके अलावा प्लेटो एज ए टोटलिटेरियन थिंकर और इवन प्लेटो एज ए फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, इन सब पर क्वेश्चन बनते हैं और इन सब को हम डिस्कस करेंगे। देखो आपके मन में शायद एक मिथ हो सकता है कि पेपर 2 आसान है IR का और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट मुश्किल है, लेकिन ये मिथ है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट काफ़ी आसान है। क्यों? क्योंकि देखो स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक पार्ट में
आपने एक बार पढ़ लिया अच्छे से, अच्छे मार्क्स आते हैं। जबकि आईआर में तो चेंज होता रहता है। आईआर में एग्जामिनर को सेटिस्फाई करना आसान नहीं होता, लेकिन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में एग्जामिनर को सेटिस्फाई करना आसान होता है। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सिर्फ समझने का है। एक बार समझ में आ जाए उसके बाद तो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से रीडिंग देने की आवश्यकता है, पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, बार बार कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज से। सबसे पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड की, कि इस बैकग्राउंड में प्लेटो के द्वारा थ्योरी ऑफ आइडियाज दी जाती है और प्लेटो का मकसद क्या है, प्लेटो थ्योरी ऑफ आइडियाज क्यों देना चाहते हैं। देखो, आपको याद होगा हमने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया था, एंशिएंट ग्रीस में इनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा थी, यानी गरीब और अमीर के बीच की असमानताएं यानी डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं एथेंस जिस सिटी स्टेट से प्लेटो संबंध रखते थे वो एक सिंगल सिटी नहीं थी, बल्कि सिटी ऑफ रिच और सिटी ऑफ पुअर, इतने ज़्यादा डिफरेंसेस थे। सिटीज़ के लिए अलग से सिटी और गरीबों के लिए सिटी के अंदर अलग से सिटी। रूलिंग क्लास बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही थी, लेकिन गरीबों को एक्सप्लॉइट करके रूलिंग क्लास के द्वारा पैसा कमाया जा रहा था। इस वजह से अमीर और गरीब आपस में लड़ रहे थे, इवन अमीर और अमीर भी आपस में लड़ रहे थे एथेंस के अंदर। क्यों? क्योंकि याद कीजिए पिछला लेक्चर, जो सोफिस्ट स्कूल था, सोफिस्ट स्कूल के पॉलिटिकल टीचर्स यही सिखाया करते थे, आप पैसे के पीछे भागिए, आप पावर के पीछे भागिए। तो हर कोई पैसे और पावर के पीछे भाग रहा था, लोगों में आपस में यूनिटी नहीं थी, लोग आपस में लड़ रहे थे। तो इस सिचुएशन में एक्सटर्नल थ्रेट बहुत ज़्यादा था एथेंस पर। एक्सटर्नल थ्रेट मतलब देखो, अगर किसी स्टेट के लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे, जब बाहर का कोई देश, बाहर की कोई शक्ति उस देश पे अटैक कर देगा, तो क्या आपको लगता है वो देश सही तरीके से बाहर की शक्ति का सामना कर सकता है? नहीं कर सकता। आपको याद भी होगा हमने डिस्कस किया था पेलोपोनेशियन वार में स्पार्टा, जो कि एथेंस का एक राइवल सिटी स्टेट था, स्पार्टा ने एथेंस को हरा दिया था और प्लेटो एथेंस से संबंध रखते थे, तो उनका सिटी स्टेट हार गया था। प्लेटो को ये बात काफ़ी चुभ गई थी। प्लेटो अपने सिटी स्टेट को आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे। लेकिन देखो, अगर किसी स्टेट को आइडियल स्टेट बनाना है तो पहले तो आइडियल स्टेट का आइडिया होना चाहिए। आइडियल स्टेट है क्या? अगर आपको यही नहीं पता आइडियल स्टेट है क्या, तो कैसे आप किसी स्टेट को आइडियल स्टेट बना सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, कोई पॉलिटिशियन कहता है अगर आप मुझे वोट दोगे तो मैं राम राज्य इस्टेब्लिश कर दूंगा। भैया पहले ये तो बताओ राम राज्य है क्या? अगर उसको पता होगा राम राज्य कैसा है, तभी तो वो राम राज्य बना सकता है ना। अब आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्लेटो के अनुसार आइडियल स्टेट की नॉलेज है फिलोसफर को। प्लेटो कहते हैं फिलोसफर एक नॉलेजेबल पर्सन है और उनको आइडियल स्टेट की नॉलेज है। इसी वजह से किसी स्टेट को रूल किया जाना चाहिए फिलोसफर के द्वारा। यहीं से निकल के आता है प्लेटो का फिलोसफर किंग का कंसेप्ट। तो आप कह सकते हो फिलोसफर किंग प्लेटो की प्रिस्क्रिप्शन है। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। देखो, प्लेटो ने ये तो देखा सिचुएशन एथेंस में खराब है, यानी काइंड ऑफ बीमारी है एथेंस में। अब इस बीमारी का इलाज तो वही पर्सन कर सकता है ना जिसको बीमारी का पता हो, यानी कि फिलोसफर किंग। फिलोसफर किंग के पास नॉलेज है, वो एथेंस को आइडियल सिटी स्टेट बना सकता है। यानी प्लेटो के अनुसार फिलोसफर के पास रीजन है, फिलोसफर के पास कैपेसिटी है। इस वजह से अगर एथेंस को आइडियल सिटी स्टेट बनाना है तो फिलोसफर किंग का रूल होना चाहिए एथेंस में। फिलोसफर राज करे तो एथेंस आइडियल सिटी स्टेट बन सकता है। फिलोसफर वर्ड में तो आप कंफ्यूज नहीं होना। फिलोसफर वर्ड का मतलब है वो पर्सन जिसके पास रियल नॉलेज है। पिछले लेक्चर में सोक्रेटिस की जो थ्योरी ऑफ नॉलेज हमने डिस्कस की थी, उस थ्योरी को यहाँ पर लगाइए। वो पर्सन जिसकी सोल इनलाइटन हो चुकी है, जो पावर से मिलने वाले बेनिफिट्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। फिलोसफर सिर्फ इसलिए किसी देश पे रूल करेगा क्योंकि वो देश भगत है, अदरवाइज उसको रूल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे पर्सन को कहा जा रहा है प्लेटो के द्वारा फिलोसफर। तो ये हमने प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया का बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया और प्लेटो का मकसद डिस्कस कर लिया। प्लेटो थ्योरी ऑफ आइडियाज देते क्यों हैं? अब थ्योरी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए आइडिया का क्या मतलब है? आइडिया, देखो दो चीजें हैं, एक है आइडिया और एक है मैटर। आइडिया का मतलब है इमेजिनेशन। मेरे पास एक आइडिया है,
मतलब जो चीज़ आप इंप्लीमेंट करने वाले हो वो आपकी फिलहाल सिर्फ एक इमेजिनेशन है। मैटर क्या है? मैटर देखो कुछ भी हो सकता है, घर, कार, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसे आप देख सकते हो वो मैटर है। देखो कंफ्यूज मत होइएगा, ये मत सोचिएगा कि मैटर में सिर्फ सॉलिड चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया को कैसे गवर्न किया जा रहा है, अभी फिलहाल इंडिया की गवर्नेंस कैसी है, ये भी मैटर है, क्योंकि आप देख सकते हो इंडिया को कैसे गवर्न किया जा रहा है। लेकिन इंडिया को कैसे गवर्न किया जाना चाहिए आपके दिमाग में इमेजिनेशन कैसी है वो आएगी आइडिया में। समझ गए ना? हर एक वो चीज़ जिसे आप देख सकते हो वो है मैटर, और हर एक चीज़ जिसे आप इमेजिन कर रहे हो वो है आइडिया। मैं इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। मैटर का मतलब है व्हाट इज, यानी क्या है, और आइडिया का मतलब है व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए। जैसे अभी इंडिया में आप काफ़ी करप्शन देख रहे हो, आप देख रहे हो सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ती जा रही है, विभिन्न कास्ट या फिर विभिन्न एथनिक ग्रुप्स के बीच क्लैशेस बढ़ते जा रहे हैं। ये है व्हाट इज, ये मैटर है। लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हो, आपने कुछ सोचा होगा, मैं देश के लिए ये करूंगा, मेरा देश ऐसा होना चाहिए, यानी आपके सपनों का भारत, वो आपका आइडिया है, वो आपकी इमेजिनेशन है। और जो कुछ अभी इंडिया में हो रहा है वो है व्हाट इज, अभी हो क्या रहा है वो मैटर है। तो प्लेटो कहते हैं मुझे आइडिया से लेना देना है, मुझे मैटर से कोई लेना देना नहीं है। प्लेटो फोकस करते हैं सिर्फ इस बात पे एथेंस को कैसे बनाना है। प्लेटो इस बात पे फोकस नहीं करते एथेंस में अभी है क्या, क्योंकि प्लेटो कहते हैं आइडिया इज सुपीरियर टू मैटर। प्लेटो कहते हैं आइडिया तो देखो परमानेंट है, आइडिया तो इमेजिनेशन है, सालों साल चलता रहेगा, कभी नहीं मिटेगा, लेकिन मैटर तो खत्म हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो किसी कार का कोई मॉडल आया है, आज है, कई सालों बाद वो मॉडल नहीं रहेगा, यानी कार के न जाने कितने मॉडल्स पास्ट में आए हैं और फ्यूचर में कितने आएंगे। क्या कोई परमानेंट है? परमानेंट कुछ नहीं है। लेकिन देखो आपको ये पता है कार को मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, कार के विभिन्न मॉडल्स को कैसे मॉडिफाई करते हैं, विभिन्न मॉडल्स की कारों का निर्माण करते कैसे हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कितने मॉडल्स आए चले जाएं, आपके पास आइडिया है तो आप फिर से कार को मैन्युफैक्चर कर सकते हो। तो आप बताइए आइडिया बड़ा है या फिर मैटर बड़ा है? मैटर तो परमानेंट नहीं है, मैटर तो चेंज होता जाता है, लेकिन आपके पास आइडिया है, आपके पास इमेजिनेशन है, तो आप फिर से कार की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। यानी प्लेटो के हिसाब से आइडिया परमानेंट है और मैटर चेंज हो रहा है। अब आप लिंक कीजिए, तभी मैं आपको कह रहा था कल का लेक्चर आपने जरूर सुना हुआ होना चाहिए। कल जो हमने डिस्कस किया था सोक्रेटिस की थ्योरी ऑफ नॉलेज को प्लेटो की इस थ्योरी से अब आप लिंक कीजिए। सोक्रेटिस ने क्या कहा था याद कीजिए। सोक्रेटिस ने कहा था दो तरह की नॉलेज होती है, एक होता है बिलीफ ओपिनियन, जिसे हम नॉलेज मान लेते हैं लेकिन वास्तव में वो नॉलेज होता नहीं है, वो होता है सिर्फ रिटोरिक। ये नॉलेज टेम्परेरी नॉलेज होती है, अगर डायलेक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाए तो वो बिलीफ चेंज हो जाएगी, वो ओपिनियन चेंज हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ जो रियल नॉलेज है वो परमानेंट नॉलेज है, रियल नॉलेज को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये एटर्नल है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखो संसारिक चीज़ों के बारे में आपकी अगर ओपिनियन है तो संसारिक चीज़ों के बारे में जो ओपिनियन है वो ओपिनियन आपकी चेंज होती जाएगी। लेकिन संसारिक चीज़ों के पीछे का आइडिया अगर आपको पता है वो आइडिया चेंज नहीं हो सकता, वो आइडिया रियल नॉलेज है। कहने का एसेंस ये है संसारिक चीज़ों की जो मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन मतलब संसारिक चीज़ों का जो प्रदर्शन है, अभिव्यक्ति है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, संसारिक चीज़ों के पीछे का जो आइडिया है वो इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं समझने के लिए। अभी देखो वर्ल्ड में यूएसए की डेमोक्रेसी है, ऑस्ट्रेलिया की डेमोक्रेसी है, कनाडा की डेमोक्रेसी है, यानी विभिन्न देशों की डेमोक्रेसीज हैं। अगर आप इन डेमोक्रेसीज को आपस में कंपेयर करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी डेमोक्रेसी अच्छी है, कौन सी डेमोक्रेसी खराब है। लेकिन आपके पास आइडिया है, आपके पास इमेजिनेशन है कि हाँ डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों को इंपावर करना, तो आप इंडिया की डेमोक्रेसी को आइडियल डेमोक्रेसी बना सकते हो। समझ गए? बेसिक एसेंस, बेसिक इमेजिनेशन, बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए जो कि परमानेंट है। देखो प्लेटो की एक काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडियाज। आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक तरफ है मैन और दूसरी तरफ है गॉड। आप बताइए
कौन रियल है और कौन सिर्फ आइडिया है। मैन रियल है या आइडिया है? मैन रियल है और गॉड तो आइडिया है। कैसे? देखो, आप उन सब चीज़ों को एक बार साइड में छोड़ दीजिएगा। अगर आपको लगे कि मैं भगवान को मानता हूं नहीं मानता हूं, सिर्फ अभी फिलहाल थ्योरी को समझने की कोशिश कीजिए। गॉड आइडिया इसलिए है क्योंकि गॉड तो परमानेंट है। मैन की डेथ हो जाएगी, नए मैन आएंगे। मैन परमानेंट नहीं है, गॉड आइडिया है, गॉड परमानेंट है। प्लेटो के अनुसार गॉड परफेक्ट है और मैन इनपरफेक्ट है। यानी मैन को अपने कैरेक्टर में सुधार लाना है तो अपने कैरेक्टर को मैन गॉड यानी भगवान के कैरेक्टर से कंपेयर करे और अपने कैरेक्टर में सुधार लाके आए। ये सिर्फ देखो एग्जांपल्स हैं। सैटरडे को जब हम आंसर राइटिंग डिस्कस करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको लिखना क्या है। अब थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन लगाइएगा। प्लेटो कहते हैं इवन जो रियलिटी है, अभी तक देखो प्लेटो कह रहे थे कि मैन रियल है और गॉड आइडिया है। प्लेटो कहते हैं इवन जो रियलिटी है वो भी रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ एक इल्यूजन है। समझ गए? फिर से बोलता हूं, अभी तक प्लेटो कह रहे थे मैन रियल है, गॉड आइडिया है। प्लेटो फिर कहते हैं जो रियलिटी है वो भी रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ एक इल्यूजन है। प्लेटो इसके लिए गुफा का एक काफी अच्छा एग्जाम्पल भी देते हैं। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। यहां पर कुछ प्रिजनर बैठे हैं, यानी कुछ पर्सन्स को यहां पे हाथ बांध करके रखा है और यहां पे बैठे हैं। ये गुफा है। गुफा में इस पोजीशन पे आग जल रही है और यहां पे जो चीज है गुफा में उसकी पिक्चर छप रही है यहां पे, यानी इमेज छप रही है, छाया आप जिसे कह सकते हो, शैडो कह सकते हो। और नीचे जो प्रिजनर बैठे हैं उनको ये छाया दिख रही है। अब देखो, प्रिजनर्स ने कभी बाहर का उजाला देखा ही नहीं है, तो प्रिजनर्स को लगता है यही रियलिटी है। यानी जो इमेजेस दिख रही हैं यहां पे प्रिजनर्स को लगता है ये रियलिटी है, जबकि ये सिर्फ एक शैडो है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। जब प्रिजनर गुफा के बाहर निकलेगा तो शुरुआत में देखो उसको दिक्कत तो आएगी काफी ज्यादा, लेकिन तब उसे पता लगेगा असली रियलिटी है क्या। एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। अभी आपने पॉलिटिकल साइंस का कोर्स स्टार्ट किया है तो आपको थोड़ी कम नॉलेज है, आंसर लिखने थोड़े कम आते हैं, लेकिन 4 महीने आप मेहनत करोगे, 4 महीने आप आंसर्स लिखोगे, तब आपको पता लगेगा रियलिटी है क्या, आंसर्स लिखने कैसे हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है 4 महीने तक आपको थोड़ी दिक्कत तो आएगी। यानी जो प्रिजनर्स यहां पे बैठे हैं वो बाहर निकलेंगे, उनको दिक्कत तो आएगी क्योंकि बहुत दिनों से वो यहां पे अंधेरे में हैं। बाहर उजाले में आएंगे तो जैसे अंधेरे से एकदम से लाइट में आते हैं तो आंखों की जो पुतलियां हैं वो छोटी बड़ी होती हैं। आपने पढ़ा होगा ये कंसेप्ट साइंस से संबंधित। तो आंखें बंद रहती हैं बहुत देर तक, उनको दिक्कत तो आएगी, लेकिन तब उन्हें एहसास होगा असली रियलिटी है क्या। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। हिंदू मिथोलॉजी में कहा जाता है ये जो वर्ल्ड है वो कुछ नहीं है, सिर्फ माया है, जितना जल्दी हो यहां से निकल लो। और भगवान का जो वर्ल्ड है यानी स्वर्ग, वो असली वर्ल्ड है, वो रियल वर्ल्ड है। आगे एक और भी एग्जाम्पल है। देखो, एग्जाम्पल्स ज़्यादा डिस्कस करने से कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट सारी ये है स्लाइड्स की फॉर्म में। फ्लो इतना बन जाता है ना डिस्कशन का, तो स्लाइड्स पे कई बार हम फोकस नहीं कर पाते। ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। रियलिटी, शैडो ऑफ आइडियाज। प्लेटो प्राइमेसी देते हैं आइडिया को मैटर पर। खैर, हम बात कर रहे थे एक और एग्जाम्पल की। प्लेटो के अनुसार संसारिक चीज़ों को देखने के लिए हमारे पास होनी चाहिए आई साइट, यानी आंखों की रोशनी। लेकिन अगर देखो आइडिया को देखना है, आइडिया को देखने के लिए हमें चाहिए विजन। विजन कहाँ पे है? विजन है हमारी कंसाइंस में। यानी आइडिया को देखा जा सकता है उस सोल के द्वारा, उस पर्सन के द्वारा जो इनलाइटेंड है, जिसके पास रियल नॉलेज है, जिसके पास आइडियल स्टेट का आइडिया है। तो देखो, आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। प्लेटो ये सारी जस्टिफिकेशन किस लिए दे रहे हैं? प्लेटो ये सारी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं अपने फिलोसफर किंग के कंसेप्ट को सही ठहराने के लिए। ये यानी आप कह सकते हो प्लेटो की जो ये थ्योरी ऑफ आइडिया है पूरी की पूरी, इस थ्योरी की सहायता से प्लेटो अपनी वो बात सही साबित करना चाहते हैं कि फिलोसफर अगर रूल करता है एथेंस के ऊपर तो एथेंस एक आइडियल सिटी स्टेट बन जाएगा। देखो, प्लेटो का एक पर्पस है। हर एक फिलोसफर, हर एक थिंकर जो अपनी बात बोलता है उसका एक पर्पस होता है। मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं, कहीं ना कहीं प्लेटो अपना स्कोप ढूंढ रहे थे। प्लेटो
उस समय फिलोसफर माने जाते थे, प्लेटो को नॉलेज थी, तो प्लेटो को लग रहा था मैं ये थ्योरी दूंगा तो हो सकता है मुझे फिलोसफर किंग बना दिया जाए, यानी मुझे रूल सौंप दिया जाए एथेंस का। तो काइंड ऑफ लालच था, हर एक थिंकर का लालच होता है। कोई भी थिंकर जो होता है वो बायस्ड नहीं होता, वो अपने हिसाब से उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। और प्लेटो यहाँ पे डिडक्टिव कैसे हैं, आपको याद होगा हमने तीसरे लेक्चर में डिस्कस किया था। डिडक्टिव कौन होता है? डिडक्टिव वो होता है जिसके दिमाग में ऑलरेडी कोई इंप्रेशन है, यानी प्लेटो के दिमाग में ऑलरेडी एक इंप्रेशन है कि फिलोसफर किंग अगर रूल करता है तो एथेंस आइडियल सिटी स्टेट बन जाएगा। तो प्लेटो को बस किसी ना किसी तरह से साबित करना है कि मेरी ये थ्योरी सही है, और यही तो हमने समझा था डिडक्टिव में। डिडक्टिव में याद कीजिए वो हरियाणा का एग्जाम्पल, अगर किसी के दिमाग में ये इंप्रेशन हो, हरियाणा के लोग लड़ाकू होते हैं, उसको कोई भी एग्जाम्पल मिलेगा वो बोल देगा देखो मैंने तो पहले ही कहा था। उसी प्रकार से प्लेटो के दिमाग में ऑलरेडी ये इंप्रेशन है, प्लेटो ने पहले ही सोच रखा है किसी ना किसी तरीके से बस ये साबित करना है फिलोसफर अगर रूल करता है एथेंस पे तो एथेंस एक आइडियल सिटी स्टेट बन जाएगा। तो प्लेटो लेकिन यहाँ पे आइडियलिस्ट हैं। देखो ऐसा पर्सन ढूंढना, आप बताइए ऐसा पर्सन ढूंढना जिसको पावर से मिलने वाले बेनिफिट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं हो, वो गवर्न करने में लीस्ट इंटरेस्टेड हो, लेकिन फिर भी वो रूल करेगा देश के लिए, ऐसा कोई पर्सन मुमकिन है? शायद ही कोई पर्सन मुमकिन हो ऐसा, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता। इसीलिए प्लेटो के बारे में कहा जाता है कि वो आइडियलिस्ट हैं। मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो पॉलिटिकल फिलोसफी में दो प्रकार के सेकुलर्स हैं, एक है आइडियलिस्टिक और दूसरा है मेटेरियलिस्टिक। आइडियलिस्ट थिंकर्स वो थिंकर्स हैं जो कहते हैं आइडिया रियल है, जैसे प्लेटो कहते हैं आइडिया रियल है, मैटर रियल नहीं है। दूसरी तरफ मेटलिस्ट कैटेगरी में वो थिंकर्स आते हैं जो कहते हैं मैटर रियल है। फॉर एग्जांपल मार्क्स कहते हैं भगवान कुछ नहीं होता, भगवान सिर्फ एक इल्यूजन है, गॉड इज ओपियम ऑफ मासिस, ये सिर्फ एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है कॉमन मैन को बेवकूफ़ बनाने के लिए। यूटिलिटेरियन स्कूल के जो लोग हैं वो भी यही कहते हैं मैटर रियल है। लेकिन प्लेटो इस प्रकार की बात करते हैं कि आइडिया रियल है, यानी फिलोसफिकल बात करते हैं। मेटलिस्टिक जो लोग हैं वो साइंस से रिलेटेड बात करते हैं, उनकी अप्रोच साइंटिफिक रहती है, जबकि आइडियलिस्टिक जो थिंकर्स हैं उनकी अप्रोच फिलोसफिकल रहती है। देखो इसीलिए तो प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहा जाता है, क्योंकि प्लेटो ने फिलोसफी को सुपीरियर बताया था साइंस से। प्लेटो ने कहा था फिलोसफी ज़्यादा ऊपर है, साइंस नीचे है, फिलोसफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी भी कहा जाता है। हालांकि ये हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर देखो हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज़ को असेस करें तो हम कह सकते हैं देखो रियलिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये ह्यूमन बींग्स की बस की बात नहीं है रियलिटी को समझना। अलग अलग थिंकर्स के द्वारा रियलिटी की अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं, और जो भी पॉलिटिकल थ्योरीज होती हैं, प्लेटो अपनी थ्योरी दे रहे हैं, किसी और पॉलिटिकल थिंकर ने दूसरी थ्योरी दी है। फॉर एग्जांपल फोकोल्ट कहते हैं नॉलेज इज पावर। इसी प्रकार से अलग अलग थिंकर्स ने रियलिटी की अलग अलग थ्योरी दी है, लेकिन वो थ्योरी इम्पार्शियल नहीं है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पॉलिटिकल थिंकर्स इम्पार्शियल होकर निष्पक्ष होकर थ्योरीज दे रहे हैं, उनका कोई ना कोई मकसद है, उनका कोई ना कोई पर्पस है, तो वो पार्शियल होकर थ्योरीज दे रहे हैं। तो ये जो रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडियाज, यानी प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ आइडियाज है, ये सिर्फ प्लेटो का पॉइंट ऑफ व्यू है। असल में रियलिटी है क्या, इस बारे में तो डिबेट चली आ रही है और चलेगी भी। तो ये इस लेक्चर में हमने पूरा डिस्कस किया प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज को। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लेटो की थ्योरी ऑफ सोल्स को। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।